हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एम के कॉमर्स क्लासेस में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू। ठीक है, जो कि अकाउंटेंसी के होंगे। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा कि साझेदारी अधिनियम जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कब पारित हुआ। देखो, ये क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर तो करा ही रहा हूँ। आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेगा, है ना। पिछले साल नहीं तो 2024 में आपको देखने के लिए मिला होगा। कहीं ना कहीं ये हर बार रिपीट होता रहता है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932 में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में जो भी नियम कानून चलते हैं वो 1932 एक्ट के आधार पर चलते हैं। ठीक है, 1932 क्या है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित किया गया। और ये जो अधिनियम है ना, वो भारत में साझेदारी फर्मों का गठन और विनियमन और विघटन को कंट्रोल करती है कि कैसे कोई फर्म बनती है, कैसे वो काम करती है और कैसे वो कंट्रोल इनके सारी चीजों को देखती है। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर जो हमारा 1932 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदार की ऋण पर ब्याज की दर क्या रहती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि साझेदारी सल्लेख होता क्या है। देखो, साझेदारी सल्लेख की जब हम बात करते हैं तो साझेदारी सल्लेख का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रपत्र एक ऐसा प्रपत्र जिसमें सारे नियम और कानून लिखे हुए होते हैं, है ना। नियम की बात करते हैं हम इसमें कि कौन से नियम, कि साझेदारी फर्म में कितने साझेदार होंगे, कितनी कितनी कैपिटल्स वो लगाते हैं, कितना वेतन वो पा रहे हैं, किसको कितना कमीशन दिया जाएगा, किसको ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, वो सारी चीजें इस प्रपत्र में लिखी हुई होती है। उसी को हम कहते हैं साझेदारी सल्लेख। क्वेश्चन हमसे कहा कहता है कि साझेदारी सल्लेख अगर नहीं है तो क्या चीज होगी भाई। तो साझेदारी सल्लेख अगर नहीं है तो ऋण पर ब्याज, मान लीजिए फर्म के साझेदारों ने कहीं से ब्याज लिया होगा, उस पर जो ब्याज दिया जाएगा वो 6% रेट जो यहाँ पर रहता है। ठीक है, 6% रहता है। यानी यदि कोई साझेदारी के बीच कोई लिखित समझौता नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये कहती है कि आपने जो ऋण लिया है उस पर 6% की दर से आपको ब्याज जो वो देना होगा। ठीक है, अब साझेदारी सल्ले के अभाव में हमसे पूछा था तो यहाँ पर मैं एक दो बातें और आपको बता दूं, जैसे कि 6% का रेट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो लाभ और हानि होगी, यहाँ पर जो लाभ और हानि की बात करते हैं ना, वो लाभ हानि क्या रहेंगे, वो बराबर रहती है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा ये था ऋण पर ब्याज 6% हो गया। और साझेदारी में जो है वो कभी भी लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याति जो है क्या है। ख्याति का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसी संपत्ति जिसको हम न तो छू सकते हैं, ना ही हम जो है देख सकते हैं। वो सारी चीजें हमारी जो है वो ख्याति के अंतर्गत कवर की जाती है। जैसे कि हम बात करते थे कॉपीराइट की, है ना। हम बात करते कॉपीराइट की, हम बात करें ट्रेडमार्क की बात करें, है ना। तो ये सारी चीजें जो हमारी ख्याति होती है। ख्याति का मतलब होता है किसी भी कंपनी की एक वैल्यू, है ना। किसी कंपनी की एक वैल्यू, मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, कैसे उसकी सेल्स जो है इंक्रीज है होती है, वो सारी चीजें। तो ख्याति की होती है एक अमूर्त संपत्ति होती है। मतलब अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं अमूर्त संपत्ति। ठीक है, जो कि ख्याति में आती है, हमारी ख्याति बोलते हैं जिसको। अब ख्याति के बारे में और थोड़ी सी बात करें कि इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक मौद्रिक मूल्य जरूर होता है जो फर्म की प्रतिष्ठा, कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा और अच्छे संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, ख्याति का मतलब क्या है, एक तरीके से मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो किसी कंपनी की क्या है, एक औकात, है ना। किसी कंपनी की एक औकात, मार्केट में किसी कंपनी की क्या औकात है एक तरीके से, है ना। कितनी वो वैल्यूएबल है, कितना, जैसे कि आईफोन की अगर हम बात करते हैं हम, तो उसकी गुडविल मार्केट में काफी ज्यादा है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, वो अमूर्त संपत्ति होती है फर्म की, जिसको हम ख्याति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साझेदार के फर्म में प्रवेश पर त्याग अनुपात
क्या होता है? एक देखो, सबसे पहली बात तो आपने 2 रेशियो पढ़े होंगे, एक तो होता है त्याग अनुपात, ठीक है? एक होता है त्याग अनुपात और एक होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात, ठीक है? 2 अनुपात होते हैं। त्याग अनुपात हमेशा कब निकलता है? जब नया साझेदार आता है। नया साझेदार जो फर्म में आता है तब त्याग अनुपात निकलता है। और लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकलता है? जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश लेता है, ठीक है? तब लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, कि हमसे यहाँ पे त्याग अनुपात का फॉर्मूला पूछा गया। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुराने में से जब हम नया अनुपात घटा देते हैं तो हमारा जो है त्याग अनुपात निकल आता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक आपको याद रखना सन से, SON। सन मतलब, एस का मतलब क्या? सेक्रीफाई। ओ का मतलब क्या? ओल्ड। और एन का मतलब क्या? न्यू। तो सेक्रीफाई निकालना है, एस निकालने के लिए ओ माइनस एन कर देंगे, सन लिख के, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशियो की, है ना? गेनिंग किसको बोलेंगे? लाभ प्राप्ति अनुपात, इसको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है? गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा? जी नो से याद रखेंगे, जी नो ऐसे लिखेंगे, ठीक है? जी नो का मतलब, जी का मतलब हो गया गेनिंग। गेनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नए में से पुराने को घटा देंगे, ठीक है? तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। जब नया साझेदार फर्म में आता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग त्यागते हैं कहीं ना कहीं, है ना? अब भाई आप मान लीजिए 2 लोग थे एक फर्म में, एक तो ए था और एक बी था। अब 2 लोग आप 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, तो 50 रुपए इसके हिस्से में आया और 50 रुपए इसके हिस्से में आ रहा है। बट एक थर्ड पर्सन और आ गया, है ना? एक नया पर्सन और आ गया, इसमें फर्म में कौन? सी और आ गया। तो क्या होगा? ये जो आप 50-50 रुपए 2 लोग बांट रहे थे, कहीं ना कहीं इसी में से तो वो पोर्शन लेगा ना, इसी में से तो उसका हिस्सा जाएगा। तो अब ये 50-50 की जगह कितना रह गया? मान लो 33% इसके पास आ गया, 33 इसके पास आ गया और 33 इन दोनों का मिला के यहाँ पहुंच जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक तरीके से, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है हमारा, वो नाम मात्र का खाता होता है, ठीक है? यहाँ पर 3 खाते आपको मैं बताऊं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में यहाँ किसी व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है? किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी बैंक की बात करते हैं, किसी कॉलेज विद्यालय की बात करते थे, वो हमारे पर्सनल खाते के अंतर्गत आता है। रियल में हमारे व्यय, सॉरी, इसमें जो है, वेट, ठीक है? देखो, वास्तविक में आता है हमारा, यानी कि रियल में संपत्ति से रिलेट करता है। ये हमारा संपत्ति चीजें जो हमारी यहाँ आती है। वही नाम मात्र में हमारा व्यय और आय की बात करते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आपने कई जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप के क्वेश्चन किए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो या तो हमें जो प्रॉफिट आता है या फिर हमें जो है लॉस आता है। तो लॉस और प्रॉफिट को ही हम जो है वो नॉमिनल अकाउंट में, नेमोनियल अकाउंट के नेचर का जो हमारा ये होता है, संपत्ति का खाता कोई भी इसमें नहीं होता, ठीक है? तो ये हमारा राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। यानी कि नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन की बात करता है, और उनमें हुए परिवर्तन से ही हम जानते हैं कि हमें लाभ हुआ या फिर हमें हानि हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें डेबिट में किस चीजों को लिखते हैं? जो हमारे लॉस या फिर एक्सपेंसेस होते हैं। और क्रेडिट में क्या लिखते हैं? हम सारी इनकम्स या फिर गेन्स को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के समापन पर साझी संपत्तियों को किस खाते में डाला जाता है? फर्म का हो रहा है समापन। जब भी फर्म का समापन होता है तो हम एक खाता बनाते हैं, कौन सा खाता? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इस रियलाइजेशन अकाउंट में दो पोर्शन होते हैं, एक तो हमारा पार्टिकुलर यानी कि डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, है ना? डेबिट साइड में हम ऑल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, ऑल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। वहीं क्रेडिट साइड में हम सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। देन क्या होता है, बाद में जब फर्म का समापन हो रहा है तो यहाँ पर फर्म की सभी संपत्तियों के विक्रय से जो हमें इनकम्स होगी, जो हमें पैसा आएगा, वो तो क्रेडिट में लिखेंगे। कब? जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेते हैं उसके बाद। वहीं इन लायबिलिटीज को जो हमने क्रेडिट में डाला था, इनका पेमेंट भी करना होता है, तो इन पेमेंट्स को हम जो है डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की निकालने की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे कि साझेदारी फर्म के समापन पर संपत्तियों को कहाँ डालते हैं, संपत्तियों को हम वसूली खाते में जो वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात और आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जब भी हम फर्म के समापन पर सभी संपत्ति और दायित्वों को तो डालते ही हैं, बट उसमें हम रोकड़ को कभी नहीं डालते, आपने देखा होगा, है ना। रोकड़ को ना ही हम कैपिटल को डालते हैं, ये चीजों को हम यहाँ पर जो है नहीं डालते हैं। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखो, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप 200 से ज्यादा जो है वो सदस्य नहीं होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो लिमिट होती है वो 2 से 200 तक होती है, यानी कि दो तो हो गया मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 2 हो गया और मैक्सिमम हो गया 200, इस केस में, प्राइवेट के केस में। वहीं मैं यहाँ पर बात करूँ एक सार्वजनिक या फिर हम बात करें सरकारी, बात एक ही है ना। इस केस में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी अधिकतम संख्या इनके पास 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले 1956 में यह जो है 50 थी। अब आपको 50 में नहीं, आपको 200 के हिसाब से क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि अब ये नियम बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं। देखो, जिसके पास किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं, सबसे पहले तुम बात करो डिवेंचर। डिवेंचर का होता क्या है, डिवेंचर होता है एक लोन, है ना। डिवेंचर होता है ऋण। ठीक है, तो जिसने भी कंपनी के ऋण यानी डिवेंचर खरीद रखे हैं, कहीं ना कहीं वो कौन है कंपनी का, वो कंपनी का कहलाएगा लेनदार। ठीक है, थोड़ी सी बात करें यहाँ पर कि ऋण पत्रधारी वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया होता है। जो लोग किसी को उधार पैसा देते हैं वो कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लेनदार। क्यों, क्योंकि उनको वहां से पेमेंट लेना है। ठीक है, इसलिए वो लेनदार कहलाए जाएंगे। स्वामी कौन होते हैं, यहाँ पर स्वामी की बात कर रहे हैं। स्वामी होते हैं जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे होते हैं। आपने दोनों चैप्टर को पढ़ा होगा, एक इक्विटी शेयर वाला पढ़ा होगा और एक डिवेंचर वाला। तो डिवेंचर वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो लेनदार होते हैं कंपनी के। वहीं मैं बात करूं इक्विटी शेयर वाले में, तो जिन जिन व्यक्तियों ने इक्विटी शेयर परचेज किए होते हैं तो वो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों पर ब्याज जो है वो क्या होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज जो होता है वो लाभों का विनियोजन होता है, लाभों के प्रति प्रभार होता है, संपत्ति होती है या फिर आय होती है। मतलब हमने जो ऋण पत्र कंपनी से जो ऋण पत्र हमने खरीदे हैं, और कंपनी जब भी यानी कि जो साझेदारी फर्म है कंपनी है, वो उन ऋण पत्रों पर कहीं ना कहीं ब्याज देती है। तो ब्याज तो उसको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा कंपनी के लिए, फर्म के लिए कहलाएगा वो लाभों के प्रति प्रभार, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है, चाहे आपको लॉस हो या फिर आपको प्रॉफिट हो। ये तो आपको जो है वो मैंडेटरी है करना, यानी कि मैंडेटरी है, बिना इसके आप नहीं और कर सकते। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर एक ये था ना, लाभों का विनियोजन। मैं इस पॉइंट को आपको जो है बता दूं, लाभों का विनियोजन का मतलब होता है कि आपको अगर लाभ होगा तो ही आप ब्याज दोगे, अन्यथा नहीं दोगे। तो ही आप जो है उनका पेमेंट करोगे किसी भी चीज का। ठीक है, अन्यथा नहीं करोगे, उसको कहते हैं लाभों का विनियोजन। प्रति प्रभार का मतलब होता है कि ये तो आपको मैंडेटरी है कि इसका पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट और डिवेंचर इसके अंतर्गत आता है, लाभों के प्रति प्रभार में। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात है वो क्या माना जाता है। चालू अनुपात का आदर्श अनुपात जो है वो 2:1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो ये भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखो, चालू अनुपात जब आ गया है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL। CA का मतलब चालू संपत्ति बट्टे में चालू दायित्व। चालू संपत्ति हमेशा फर्म के पास जो उसके पास दायित्व है उसके, है ना, जो हमें कर्जा है एक तरीके से जो हमें पेमेंट करने हैं, उनसे डबल होनी चाहिए हमारे पास संपत्ति, तब हम कह सकते हैं कि किसी भी फर्म की जो स्थिति है वो संतोषजनक है।
तो वो 2:1 होना चाहिए। 2 का मतलब है कि उसके पास संपत्तियाँ होनी चाहिए, जो है वो मान लीजिए एक एग्जाम्पल से लेते हैं 2 लाख, तो 1 लाख उसके पास जो है वो बाहरी दायित्व होने चाहिए, है ना? चाहे वो लोन ले या फिर कहीं से उधारी में सामान वगैरह परचेज़ कर सकती है, ठीक है? उसके साथ-साथ एक तरल अनुपात और होता है, मैं यहीं पे आपको बता दूँ, एक तरल अनुपात और होता है। तरल अनुपात का जो फंडा होता है उसमें 1:1 होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। चालू अनुपात 2:1 होता है और तरल अनुपात 1:1 होता है, ठीक है? तो यही थे आज की क्लास के हमारे 10 क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल्स इसके डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ इसके और क्वेश्चंस भी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के भी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको 10 क्वेश्चन जो है वो एक ऐसे क्वेश्चंस हैं ये भी कि ये 10 क्वेश्चंस में आपको कहीं न कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको टच करेंगे फाइनल जो आपका एग्जाम होगा उसमें, ठीक है? वहीं मैं बिज़नेस के जो 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा उसमें भी आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।